धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सब कुछ धीरे धीरे करोगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसर्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसर्ट विद के एस सर के साथ। तो इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें बताया गया था, मतलब उसमें काफ़ी स्टूडेंटों के डाउट होते हैं। जैसे अभी राजस्थान में 12th के एग्जाम कंप्लीट 12th के और 10th के एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं। तो एग्जाम्स को देखते हुए कि भाई कौन सी सब्जेक्ट आपके लिए लेनी चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट आपके लिए बेटर होगी आगे फ्यूचर में जाकर के, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा ग्रो कर सकते हो। उसके लिए हमने क्लास कल ही अपलोड की थी, मतलब इससे पहले वाले दिन हमने अपलोड की थी। आप उसको जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हो और उसको देखने के बाद आप आराम से अपने सब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेनी चाहिए। उसमें हाँ, हम आपको नहीं बता रहे हैं उस क्लास में कि आप कौन सी सब्जेक्ट लो, वो डिसाइड करने का काम आपका ही है, वो आप ही करोगे। हम केवल आपको अपॉर्चुनिटी बताते हैं। उस वाली क्लास में हम केवल अपॉर्चुनिटी बताते हैं आपको कि भाई अगर आपने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट की है आप अपने खुद के लिए, तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इन फ्यूचर रहने वाली हैं या होती हैं। ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में उस वाली क्लास में बताया गया है। एंड अगर आपने सब्जेक्ट डिसाइड कर ली है और सब्जेक्ट डिसाइड आपने बायोलॉजी की है कि भाई 10th के बाद में मुझे 11th और 12th में बायोलॉजी रखना है, देन उसके बाद में मुझे नीट करना है। ठीक है। जैसे पहले AIPMT बोला जाता था, ऑल इंडिया PMT बोलते थे, जैसे प्री मेडिकल टेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे बायोलॉजी लेनी है, बायोलॉजी लेकर के मुझे नीट करना है, क्योंकि मेरे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोला था कि सर एक क्लास नीट के लिए लेकर के आइए जिसमें नीट के बारे में अच्छे से कंप्लीटली बता दीजिए कि भाई नीट क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने नंबर का होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है या एज क्राइटेरिया है या नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा आप हमको बता दीजिए। तो ये वाली क्लास मैं कमेंट बॉक्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कमेंट भी आए थे काफ़ी, और एक क्लास होने वाली है CA के बारे में, चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में, क्योंकि एक कमेंट में चार्टेड अकाउंटेंट और MBA के बारे में आया था। तो MBA की जो क्लास होगी वो बाद में होगी। हाँ, इसके जस्ट बाद में CA की जो क्लास होगी वो आ जाएगी। चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में भी हम क्लास बनाएंगे। भाई उसमें कौन कौन से मतलब फील्ड हैं चार्टेड अकाउंटेंट में, जैसे कि उसमें भी अलग अलग फील्ड होते हैं चार्टेड अकाउंटेंट में, कि आप कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हो, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, वहाँ पर सैलरी पैकेज कितना होता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है। अब इस वाली क्लास में हम बात करने वाले हैं नीट के बारे में। ठीक है ना। तो अगर आपने बायोलॉजी लेने का डिसाइड कर लिया है कि भाई अब बायोलॉजी लेनी है 11th में और 12th में, या फिर आपके पास बायोलॉजी है और अभी आप 12th में हो, ठीक है, या फिर आपके पास बायोलॉजी है अभी आप 11th में हो, या आप बायोलॉजी लेने वाले हो और 11th में जाने वाले हो, ठीक है, और आगे नीट करने वाले हो, तो ये क्लास है 11th 12th बायोलॉजी वालों स्टूडेंटों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वाली क्लास में हम बताएंगे कि भाई नीट को कैसे क्वालिफाई करें, पहली बात इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। थोड़ा सा मुझे जितना आइडिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एंड एग्जाम पैटर्न क्या रहता है वो सारा हम डिटेल के साथ कंप्लीट करेंगे कंसेप्ट के साथ में। ठीक है। तो देखते रहिए, बने रहिए कंसर्ट विद के एस सर के साथ में। तो जो मेरे स्टूडेंट हैं, आपका जो डाउट था कि सर एक बार MBBS के बारे में या MBBS के अलावा और कौन कौन से फील्ड होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, तो आपके लिए क्लास बनाई गई है। तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो आपके फ्रेंड्स और भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी इस क्लास को शेयर करें, क्योंकि काफ़ी यूजफुल क्लास होने वाली है। और ये यूजफुल होगी या नहीं होगी ये डिसाइड आप ही करोगे, ये आप ही बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे। पहले अपन क्लास देख तो लेते हैं, पहले अपन क्लास कंप्लीट तो कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर हम बात करें नीट की, भाई नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक एंट्रेंस टेस्ट है। एक क्या है, ये एंट्रेंस टेस्ट है। और ये किस चीज़ के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, तो भाई जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड या डॉक्टरेट से रिलेटेड या MBBS कॉलेज से रिलेटेड या यूनिवर्सिटीज, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनसे रिलेटेड, मतलब उनमें एडमिशन लेने के लिए, मतलब आपको MBBS में एडमिशन लेना है, डॉक्टरेट की किसी फील्ड में एडमिशन लेना है, या मेडिकल फील्ड में आपको एडमिशन लेना है, या कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तो उनके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, उनके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम रखा गया है। ठीक है। तो क्या है भाई, ये एक एंट्रेंस टेस्ट है। क्या है, ये एक एंट्रेंस टेस्ट है। किस किस के लिए भाई, MBBS के लिए, मेडिकल कोर्सेज के लिए, डॉक्टर्स, मतलब आपको डॉक्टर बनना है तो भी ये आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और एक और हो सकता है यूनिवर्सिटीज वगैरह में, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए भी किस प्रकार का या कौन सा एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो वो होता है भाई नीट, जिसको पहले क्या बोलते थे, AIPMT बोलते थे। पहले क्या बोलते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जिसको बोला जाता था, AIPMT जिसको पहले बोला जाता था, अब इसको नीट बोला जाता है। ठीक है। लेकिन गांव में अभी भी अधिकतर बच्चे PMT बोलते हैं। ठीक है। तो अभी भी हम इसको PMT के नाम से जानते हैं बहुत सारी जगह पर अभी इसको नीट बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि भाई
लगभग 20 लाख प्लस स्टूडेंट इसमें पर ईयर अपीयर होते हैं, मतलब 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पर ईयर इसमें फॉर्म डालते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं इसके बारे में। 12th के बाद में जितने भी एग्ज़ाम दिए जाते हैं उनमें से मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या में अगर देखें कि कौन सा स्टूडेंट, मतलब कौन सा एग्ज़ाम है 12th के बाद में जो दिया जाता है साइंस स्टूडेंट जितने भी होते हैं उनके द्वारा, तो नीट एग्ज़ाम है। नीट एग्ज़ाम साइंस स्टूडेंटों के द्वारा 12th के बाद में दिया जाने वाला सबसे पहला एग्ज़ाम है, मतलब नंबरों की अगर मैं बात करूं, संख्या की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें अपीयर होते हैं, हर साल लगभग 20 लाख स्टूडेंट इसमें अपीयर होते हैं। और 2024 की मैं बात करूं, 2024 की, तो लगभग, मैं एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको लगभग मैं बता रहा हूं, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो 2024 में लगभग 23.50 लाख, 23.50 लाख स्टूडेंट इसमें अपीयर होने वाले हैं, मतलब इतने फॉर्म डाले गए हैं 2024 के लिए। अब कितने स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए जाते हैं, कितने नहीं जाते हैं, ये भी अपने को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन लगभग में मैंने आपको इतना बताया है, ठीक है। अब अगर हम भाई इसके सिलेबस की बात करेंगे, भाई इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस जानने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए सुनिए ध्यान से। आपने सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फिर तो मेरी तरफ से आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन है, आप अच्छे से अपना बेस्ट दीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए। पर अगर आपने सब्जेक्ट इसलिए डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा कोई फ्रेंड तैयारी कर रहा है, या मेरी कोई फ्रेंड तैयारी कर रही है, या मेरे रिलेटिव्स बोल रहे हैं, या मेरे फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टडी आपको करनी है, तैयारी प्रिपरेशन आपको करनी है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो किसी भी रिलेटिव के कहने पर, या किसी फ्रेंड्स के कहने पर, या अपने जो पेरेंट्स हैं अगर वो भी कहते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो उनके कहने पर भी अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि नीट मत करना, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो नीट नहीं करना है, क्योंकि आप अपना एफर्ट्स, आप अपना मनी लॉस कर दोगे, और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस माना जाता है सभी चीज़ों के लिए, ठीक है ना, मतलब कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जब तक नंबर नहीं आएगा जब तक। तो अगर आपने सब्जेक्ट आपके किसी रिलेटिव की वजह से, या आपके किसी फ्रेंड्स की वजह से ले ली है कि भाई मेरा फ्रेंड ये ले रहा है या मेरी फ्रेंड ये ले रही है, मैं भी ले लेता हूँ, साथ चलेंगे, साथ तैयारी करेंगे, बिल्कुल मत करना, जीवन की सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ आपको, अगर आपको इंटरेस्ट है कि हाँ भाई मुझे नीट करना है और मैं इसको कर लूँगा अच्छे से, तो आप ले लीजिए। अगर आप पढ़ने में भी कमज़ोर हो थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट है बायोलॉजी पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में, फिजिक्स पढ़ने में, तो फिर आप नीट ले सकते हो, क्योंकि आप कवर कर लोगे अगर आपका इंटरेस्ट है तो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिना मजे के तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती है भाई। बिना मजे की पढ़ाई कैसे हो सकती है? जैसे कि आप वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हो जिसमें मजा है, और मजा कौन सा वाला, कि भाई आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, थकावट नहीं होनी चाहिए। जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, किसी का कॉल आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आप कॉल में ही लग गए हो, भाई आपको इंटरेस्ट इधर आना चाहिए आपकी एजुकेशन में, क्योंकि आपको प्रिपरेशन करनी है। और नीट की तैयारी या नीट की प्रिपरेशन करने आप जाते हो तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारा फी होता है, इसका फीस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कोचिंग्स वगैरह का, तो वहाँ पे आपका मनी लॉस काफ़ी हो जाएगा। हाँ ऑनलाइन है आजकल, भाई आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हो, तो वो आपके अकॉर्डिंग है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन कर लीजिए या ऑफलाइन कर लीजिए, पर मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, ठीक है, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन सिलेबस ले सकते हो कहीं से भी, जहाँ से आपको ठीक लगता है। मैं किसी कोचिंग के बारे में बिल्कुल आपको नहीं बताना चाहता हूँ या नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, तो किसी भी कोचिंग से आप ऑनलाइन सिलेबस ले सकते हो जो सस्ता मिले आपको, सस्ता ले सकते हो और तैयारी कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप ऑफलाइन तैयारी कर सकते हो जा करके, क्योंकि कंटिन्यूसली बनी रहेगी, वहाँ पर कंटिन्यूसली बनी रहेगी तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। अगर ऑनलाइन में आप कंटिन्यूसली बना सकते हो तो वहाँ पर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं ऐसा कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि आप नीट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है और नीट नहीं करना, तो उसके लिए भी और भी फील्ड है, मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट इसी क्लास में आगे, कि भाई अगर आपको नीट नहीं करना है तो उसके लिए और भी फील्ड है साइंस में ही, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप 10th में हैं, आपने सब्जेक्ट अभी डिसाइड नहीं की है, क्योंकि राजस्थान में अभी एग्जाम हुए, रिजल्ट आया नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों ने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया है, बहुत सारे बच्चों ने सब्जेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंटों ने सब्जेक्ट डिसाइड नहीं की है। तो अगर आपने सब्जेक्ट डिसाइड नहीं की है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मेरी फ्रेंड कर रही है, मेरा फ्रेंड कर रहा है, या मेरे रिलेटिव से बोल रहे हैं, या मेरे चाचा के ने लड़के ने या लड़की ने, या मेरी चाची के, या फिर मेरे ताऊ जी के लड़के ने या लड़की ने, या मेरे किसी दूर के फूफा जी के लड़के ने या लड़की ने नीट की प्रिपरेशन करने की कोशिश, मतलब नीट की प्रिपरेशन की है,
ठीक है, और उसने क्वालिफाई किया है तो मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी क्वालिफाई करूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और केवल आप देखा देखी में करने जा रहे हो, लाइक शो ऑफ करने के लिए तो भाई मैं भी नीट करूंगा, तो फिर आप मत करिए, क्योंकि काफ़ी मनी लॉस हो जाएगा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आपको लगेगा ये, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल कीजिए, इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं करना है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी भाई, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिशन भी है इसमें काफ़ी, ठीक है। तो अपन आते हैं वापस टॉपिक पर, थोड़ा सा भटक गए थे शायद। सिलेबस की बात करें तो देखिए 11th प्लस 12th का सिलेबस इसमें दिया गया है, और वो भी कौन कौन से आएंगे इसमें सब्जेक्ट, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और बायोलॉजी आएगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी देखें तो बॉटनी आएगा और जूलॉजी, ये भी दोनों आएंगे, ठीक है। बायोलॉजी में आप जानते हो ये दोनों भी होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी, तो ये भी आने वाले हैं, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए 11th और 12th का सिलेबस है, अब इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स भी होते हैं कि भाई ये टॉपिक ज्यादा आएगा, ये टॉपिक कम आएगा, तो वो आप एनालिसिस करके पता कर सकते हो। नॉर्मली अपन बोलते हैं कि भाई 11th और 12th का सिलेबस इसमें आएगा, वो भी कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी बॉटनी और जूलॉजी यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया भाई, इसकी बात हो गई। अब इधर देखिए, अब बात कर लेते हैं अपने स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी की, कि भाई योग्यताएं क्या हैं इसकी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप 12th पास आउट होने चाहिए, क्या होने चाहिए आप, 12th पास आउट होने चाहिए। और 12th पास आउट ऐसा नहीं कि भाई आर्ट्स से 12th कर लिया, या पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से 12th कर लिया, या कॉमर्स से 12th कर लिया, उसके बाद आप मेडिकल मतलब उसके बाद आप एमबीबीएस करना चाहते हो या नीट करना चाहते हो, नहीं करोगे, नहीं कर सकते हो, ठीक है भाई। आपको 12th पास आउट करना पड़ेगा पीसीबी से, वैसे ये सबको पता होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपको क्या करना पड़ेगा, 12th पास आउट करना होगा, ठीक है। एज क्राइटेरिया देखें तो एज क्राइटेरिया है, सही सुना आपने, इसमें भी एज क्राइटेरिया है। आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 17 प्लस, ठीक है। 17 साल प्लस एक दिन भी होता है तो भी चल जाएगा, 17 साल एक दिन भी होता है तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो 17 प्लस मैक्स मिनिमम क्या होनी चाहिए, इसकी एज लिमिट है भाई ये, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो जैसे कि आपको 2024 का देना है सपोज दैट एग्जाम, तो आपका बर्थ कब होना चाहिए, आपकी बर्थ डेट में जो सन आना चाहिए वो आना चाहिए, बर्थ डेट में जो सन आएगा आपका वो 2007 आना चाहिए, या 7 के पहले वाला आना चाहिए, जैसे कि 2006 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, ये ऐसे करके, ठीक है। तो 2007 में अगर आप पैदा हुए हो, आपका जन्म हुआ है, ठीक है, तो फिर आप किसके लिए एलिजिबल हो, 2024 का जो नीट एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है भाई, कोई एज लिमिट नहीं है मैक्सिमम, आप कितने भी साल के हो जाओ आप नीट का एग्जाम दे सकते हो, तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे नहीं रखी गई है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ा ये देख लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों को लगता है कि भाई केवल मैथमेटिक्स में ही परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है, यहाँ पे भी परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है, और मेरे अकॉर्डिंग इतना परसेंटेज क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए था। देखिए जैसे कि 12th की परसेंटेज की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% क्लास 12th में आपको परसेंटेज चाहिए, और SC ST SC OBC और PWD इनके लिए 40% क्लास 12th में क्या होनी चाहिए, परसेंटेज रखी गई है कि भाई इतनी परसेंटेज तो आपको बनानी ही होगी। और अगर आप नीट करने जा रहे हो तो इतनी परसेंटेज बनानी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इतनी तो बननी चाहिए आपके पास। 50% नॉर्मल बात है, मतलब बहुत कम है भाई, 50% आधा होता है, ठीक है। तो इतनी परसेंटेज तो आपको ऑब्वियसली बात है कि आप नीट करने जा रहे हो तो 50% तो आपको बनानी ही पड़ेगी। ये क्या है, 12th की परसेंटेज का क्राइटेरिया है, वो भी किसमें, पीसीबी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। यहाँ तक कंप्लीट है, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई इतना परसेंटेज तो आपका होना चाहिए अगर आप नीट करने जा रहे हो तो। आगे चलते हैं, एग्जाम देख लेते हैं भाई। एग्जाम की अगर बात करूं तो ऑफलाइन होगा। एग्जाम कैसे होगा, अभी तक तो ऑफलाइन होता है, ठीक है, तो एग्जाम ऑफलाइन होगा 2024 की बात करूं तो। और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा भाई, एमसीक्यू पर आधारित पैटर्न रहेगा, मतलब ऑप्शन आएंगे ABCD या ए वे से दे, उसमें से आपको एक ऑप्शन को OMR जो सीट होती है उसमें गोला करके उसको फिल करना है, ब्लैक कर देना है या ब्लू कर देना है उसको अच्छे से, ठीक है। तो OMR सीट में आपको भरना होगा, दोनों लैंग्वेज में होता है, दोनों भाषाओं में पेपर आता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों लैंग्वेज में क्या आता है भाई, पेपर आता है। तो ये भी कंप्लीट हो गया अपना यहाँ तक। अब देख लेते हैं भाई टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं। तो देखिए टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हैं 200 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, उनमें से आपको करने रहेंगे ओनली कितने, 180 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 200 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। अब ये 180 कैसे करने होंगे भाई, किस किस में से करने होंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपको कितने करने पड़ेंगे, आपको 45 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें भी, और कितने करने होंगे, 45 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब हर सब्जेक्ट से
50 50 50 50, 4 सब्जेक्ट हैं अपने पास, बेसिकली 3 है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, पर बायोलॉजी में 2 हैं, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 4 मान के चलिए आप। तो वैसे ये इसी का पार्ट है, तो सब में क्या 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो टोटल 4 का अगर अपन करें तो 50 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो बॉटनी में भी 50 क्वेश्चन आएंगे और कितना करना होगा आपको, 45 करने होंगे, जूलॉजी में भी 50 क्वेश्चन आएंगे और 45 आपको करने होंगे, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री ये जो है ये कितना परसेंट बनाते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनका 50% बनाते हैं दोनों मिलकर के, क्योंकि टोटल 100% कितने क्वेश्चन है, 200, 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये 100% हो गया, ठीक है। तो 50% क्वेश्चन तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से आएंगे और 50% क्वेश्चन बायोलॉजी से आएंगे, क्योंकि बायोलॉजी में 2 है आपके, बॉटनी और जूलॉजी। यहाँ तक कंप्लीट है। और अगर इसमें थोड़ा और डीपली जाना चाहूँ, जैसे मैं आपको डीपली नहीं बता रहा हूँ, पर फिर भी अगर मैं और डीपली इसमें थोड़ा सा आपको बताऊं तो इसमें भी सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में जैसे 35 क्वेश्चन के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। तो मैं ज्यादा डीपली आपको नहीं बता रहा हूँ, ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि भाई इसमें भी, इनमें भी सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। फिर उनमें से कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, वो आपको करने ही पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि भाई आप सेलेक्ट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ऐसे करके इसमें भी सेक्शन ए, सेक्शन बी आते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भाई क्या माइनस मार्किंग होती है। जी हाँ, माइनस मार्किंग होती है। हर राइट क्वेश्चन पर +4, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो +4 मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो -1, मतलब -1 आपका कट जाएगा। तो क्या है कि भाई अगर आपका राइट आंसर है तो +4 आपका ऐड हो जाएगा, और अगर आपका रॉन्ग आंसर है तो -1 आपका हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स कितने होते हैं भाई इसमें, तो 720, मतलब 720 इसमें क्या होते हैं, 720 का हाई, 720 का एग्जाम होता है, 720 हाईएस्ट इसमें मार्क्स होते हैं। तो अगर आपके पूरे क्वेश्चन सही हैं तो आपके हाईएस्ट मार्क्स कितने आएंगे, 720 आने वाले हैं, 720 आने वाले हैं, अगर आपके पूरे क्वेश्चन सही है तो, ठीक है। अब भाई रैंक डिसाइड करती है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। देखिए आपको भी पता है कि भाई ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है, अगर आपके अंदर एफिशिएंसी है, तो मेरा कहना है कि आप नीट करिए, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और डॉक्टर क्या है ना बच्चों, डॉक्टर लाइफ सेवर होता है, जिंदगियों को बचाने का काम करता है। तो प्रोफेशन गलत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, अगर आपके अंदर एफिशिएंसी है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो इसमें जो रैंक होती है, पर आपने ऐसा भी सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर हैं जो अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। भाई अच्छे डॉक्टर भी हैं और अच्छे डॉक्टर नहीं भी हैं। तो अब अच्छे डॉक्टर नहीं हैं या फिर उनकी डिमांड कम है, रीजन बहुत सारे होते हैं, मैं उन रीजनों पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, रैंक अगर आपकी कमजोर है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में भी देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी क्या होते हैं, दो क्राइटेरिया होते हैं, मतलब 2 टाइप के कॉलेज होते हैं, आपको पता है। एक बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि अधिकतर स्टूडेंट एम्स वगैरह में जाना चाहते हैं, एम्स में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो भाई अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी अच्छा कॉलेज चाहिए तो फिर आपको मतलब आपको जो 720 या 720 है, इसमें से कितने मार्क्स, कितने नंबर आने चाहिए आपके, लगभग 600, लगभग 600 नंबर या 600 नंबर के ऊपर आपके नंबर अगर हैं 720 720 में से, तो आपको बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है तो फिर ऑब्वियसली बात है कि आपको वहां पे अच्छे से सिखाया जाएगा, आपको फैसिलिटी अच्छी मिलने वाली है, एंड वहां पे आप थोड़ा और बेटर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो अपना ये इतना कंप्लीट हुआ है, अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। फिर भी अगर इस क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अब वहाँ पे कमेंट कर सकते हो और आपके कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो अभी हो गया, अभी और भी इसके बारे में थोड़ा सा जानना है, ठीक है। तो देखिए अब देखने वाले हैं अपन थोड़ा सा आगे। तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ तक तो हमने अच्छे से कंप्लीटली जान लिया है, समझ लिया है। देखिए आगे अगर बात करें, हम आगे अगर बात करें भाई कि जो नीट का स्कोर कार्ड होता है ना, आपके कितना रैंक, मतलब कितने नंबर आए हैं आपके, तो स्कोर कार्ड का काम आता है भाई, ऑब्वियसली बात है कॉलेज में एडमिशन लेने का काम आता है, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का काम आता है। और बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी भी हैं जो नीट के स्कोर कार्ड को देखती हैं। और आजकल मतलब अभी इकोसिस्टम होता है कि भैया फॉरेन जाकर के भी क्या कर सकते हो, एमबीबीएस की डिग्री वहां से लाते या ला सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट लाते भी हैं। पर यहाँ पे आने के बाद में फिर से आपको एक एग्जाम देना होता है, आपको उसके बारे में पता है अच्छे से, ठीक है। तो फॉरेन में भी एमबीबीएस कराई जाती है, वहां पे जाकर भी कर सकते हो, पर वहां पे क्या काफी ज्यादा फी है, मतलब अगर आप ऐसे करना चाहोगे तो काफी ज्यादा फी है वहां पे, विदाउट एंट्रेंस टेस्ट के वहां पे करा देते हैं।
तो ऐसे भी है। और यहाँ पे अपने यहाँ पे क्या है, नीट के द्वारा एमबीबीएस कराई जाती है, या नीट के द्वारा जो अलग मैंने और कोर्सेज बताए हैं, जैसे कि एमबीबीएस बाद एमडी एमएस, जिस बारे में अभी आपको बताऊंगा, वो कराए जाते हैं। ठीक है, मतलब पहले एमबीबीएस करनी होती है, उसके बाद आप एमडी या एमएस करते हो, वो सारी चीजें भी देखने वाले हैं पर। तो नीट का स्कोर कार्ड, नीट का जो स्कोर कार्ड है वो क्या काम आएगा भाई, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में क्या एडमिशन लेने के लिए काम आता है। बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी भी ऐसी हैं जो नीट का स्कोर कार्ड देखती हैं, बहुत सारी ऐसी भी हैं जो नीट का स्कोर कार्ड देखती हैं, और बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं कि जो विदाउट स्कोर कार्ड के आपको क्या एमबीबीएस कराती हैं। पर अगर वहां से करके आप आ गए हो तो यहाँ पे आने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आने के बाद भी मतलब आपको एक एग्जाम देना होता है, एग्जाम को उसको क्वालिफाई करना होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि भाई जो नीट होता है, अगर उस नीट के मतलब जो नीट होता है वो नीट हमने देखा कि वो कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेने काम आता है, और आपके लिए जो टोटल कॉलेज हैं वो 570 से ज्यादा हैं, मतलब 570 कॉलेज से ज्यादा हैं मेडिकल फील्ड में। ठीक है ना, जो मतलब जिसमें नीट का स्कोर कार्ड मांगते हैं। अब मैं ये बात कर रहा हूँ भाई गवर्नमेंट कॉलेज की, इसमें मैंने प्राइवेट कॉलेज भी ऐड कर दिया और सेमी प्राइवेट कॉलेज भी मैंने ऐड कर दिए हैं, मतलब मैंने तीनों टाइप के इसमें कॉलेज ऐड कर दिए हैं, और तीनों टाइप के कॉलेज को ऐड करके अगर अपन देखें इनकी संख्या तो 570 से ज्यादा कॉलेज हैं जो नीट का स्कोर कार्ड देखते हैं या मांगते हैं एडमिशन से पहले, उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन देते हैं। अब भाई नीट करते क्यों है, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो नीट करते हैं भाई कि एमबीबीएस करना है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्यों करते हैं कि भाई क्या करना है, एमबीबीएस करना है। अगर एमबीबीएस में नंबर नहीं आ रहा है तो आप बीडीएस कर सकते हो। ठीक है, आयुष के जितने भी कोर्सेज हम कर सकते हो, जैसे आयुर्वेदिक फील्ड ज्वाइन कर सकते हो, यूनानी फील्ड ज्वाइन कर सकते हो, योगा वाला फील्ड ज्वाइन कर सकते हो, आप वेटरनरी कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो बहुत सारी ऐसे फील्ड हैं, डॉक्टरी में भी डेंटिस्ट भी बन सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके दांत खराब हो गए हैं, या तो चॉकलेट ज्यादा खाने की वजह से ऐसा हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके गुटखा खाने की वजह से खराब हो गए हैं, रियलिटी में भी आपको ये बता दूं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके चॉकलेट खाने की वजह से खराब हैं, छोटे बच्चे हो सकते हैं, और बहुत सारे बड़े ऐसे भी हैं जिनके गुटखा खाने की वजह से खराब हो गए हैं, तो दांतों में प्रॉब्लम आती है। तो भाई इसमें स्कोप है कि भाई आजकल दांतों में प्रॉब्लम आ रही है, दांत खराब हो रहे हैं, तो दांतों में स्कोप है, डेंटिस्ट आप बन सकते हो। आप आयुर्वेदिक फील्ड ज्वाइन कर सकते हो, यूनानी फील्ड ज्वाइन कर सकते हो, योगा वाला फील्ड ज्वाइन कर सकते हो, वेटरनरी का फील्ड ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे फील्ड हैं इसमें भी जो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो कंप्लीट किसके बारे में बताया है भाई, अपन ने नीट के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है, नीट के बारे में बताया है। अब अपन ये देख लेते हैं, देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं क्लियरली, बिल्कुल ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आप में थोड़ा पेशेंस है तो फिर आप आराम से इसको करिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा फील्ड है। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं भाई, एमबीबीएस में जो अपन यहाँ पे टाइम देख लेते हैं भाई, टोटल कितना टाइम लगेगा, टोटल कितना टाइम लगने वाला है इसमें। तो टोटल अगर टाइम की बात करूं तो भाई नीट आप पर डिपेंड करता है आप कितने ईयर में निकालते हो। लाइक आप एक बार में नीट निकालते हो, 12th के साथ निकाल देते हो, जैसे 23-24 वाला आपने क्या दिया, 12th का एग्जाम दिया है, और 24 में ही क्या आ गया है भाई, ये अपना नीट एग्जाम होगा अभी मई में। ठीक है, तो अब अगर अपन देखें कि भाई इस बार का अगर आप जैसे अभी आपने इसी साल आपने 12th पास आउट किया और इसी साल आप अगर नीट निकाल देते हो तो टाइम नहीं लगा, तो फिर आपको टाइम नहीं लगा, फिर आप सीधा क्या, अगर आपका परसेंट मतलब आपका रेशो अच्छा है, नंबर अच्छे हैं 600 प्लस या 600 के अराउंड है, तो आपको एमबीबीएस कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आप एमबीबीएस कर सकते हो। पर आपको भी पता है कि काफी कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रिपरेशन करने जाते हैं, जिनको 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ऐसे टाइम लग जाता है, और फिर क्या होता है कि भाई ऐसे टाइम लग जाता है, निकल जाता है, उसके बाद 2 ईयर या 3 ईयर के बाद में उनसे नीट क्वालिफाई होता है। तो अगर आप एक बार में निकाल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो आपके लिए यही कहना है कि भाई आपका एक बार में निकल जाए, मैं तो यही चाहता हूँ, सभी टीचर्स यही चाहते हैं स्टूडेंटों के लिए कि भाई उनका एक बार में सिलेक्शन हो। तो अगर आपका एक बार में सिलेक्शन होता है, या फिर आप 1 ईयर की प्रिपरेशन भी करते हो, मान के चलो तो 1 ईयर की प्रिपरेशन अपन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 ईयर तो ये हो गया, तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, ये 1 ईयर। उसके बाद में एमबीबीएस लगभग 4.5 साल का होता है, प्लस 1 साल की ट्रेनिंग, लगभग 5.5 साल, फिर भी अपन 5 ईयर मान लेते हैं, तो प्लस 5 ईयर अपन ये लिख देते हैं। अभी आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया है, जिसको अपन जैसे कि अपन बीएससी करते हैं ना, ग्रेजुएशन डिग्री एज इट इज, ऐसे अभी आपने एमबीबीएस कर लिया, अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, बीएससी करने के बाद में एमएससी करते हो। सिंपल की अगर मैं बात करूं, सिंपल बीएससी करने के बाद मतलब बीएससी क्या है, ग्रेजुएशन कोर्स है, उसके बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, जिसको अपन एमएससी बोलते हैं। साइंस फील्ड की अगर मैं बात करूं, एज इट इज इसमें भी ऐसा ही है कि एमबीबीएस करने के बाद में आप या तो एमडी करते हो, एमएस करते हो। ठीक है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और डॉक्टर ऑफ सर्जन, तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करिए, डॉक्टर ऑफ सर्जन करिए, तो लगभग इसमें मान लेते हैं कि भाई 2 ईयर, 2 साल का होता है ये। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अब ये भी बहुत सारा मतलब ये भी कभी कभी एक बार में नहीं निकलता है, एक बार में क्लियर नहीं होता है, पर मान के चलिए एक बार में ये निकल गया। ठीक है, इसके बाद में फाइनली आप एक स्पेशलिस्ट बन जाते हो और आपका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में आपका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है, बहुत रेप्यूटेड जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे ईयर काउंट करवाना चाहूँ तो 1, 5, 6 और 2, 7 और 8,
मतलब आपको 8 ईयर लग जाएंगे सर्जन बनने में, 8 साल लग जाएंगे। ये मैं कब बता रहा हूँ 8 साल, ये मैं जब बता रहा हूँ जब आप लगातार एग्जाम्स निकालते जा रहे हो, क्रैक करते हुए जा रहे हो, तो 7-8 साल, 7 ईयर मान सकते हो या 8 ईयर मान सकते हो। मैं एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, मैं हमेशा लगभग में बता रहा होता हूँ आपको जो डाटा होता है। तो 7 ईयर या 8 ईयर लग जाएंगे आपको एक सर्जन बनने में, पर डॉक्टर आप बन जाओगे 5 या 6 साल के अराउंड में आप डॉक्टर बन जाओगे। अच्छा सा मतलब एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे आप 5 या 6 साल के अराउंड में, क्योंकि अगर 1 ईयर आपने नीट में लगा दिया तो 4.5 साल का एमबीबीएस होता है, प्लस 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कभी कभी उसको ठीक कर जल्दी कर लेते हैं स्टार्ट। तो ऐसे करके मतलब आप बोल सकते हो कि एमबीबीएस डॉक्टर बनने में आपको टाइम कितना लगेगा, लगभग 5 या 6 ईयर लग जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने नीट कितने ईयर में कंप्लीट किया है, किस अटेम्प्ट में कंप्लीट किया है, क्योंकि आपको पता है 1 साल में 1 बार होता है नीट, ठीक है। और नॉर्मल अगर आपको सर्जन बनना हो तो 8 ईयर मान के चलिए आपके भाई 8 ईयर या 7 ईयर आपको लगने वाले हैं, तो इतने साल आपको लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आपको नीट करना चाहिए। और नीट बहुत अच्छा फील्ड है भाई, मेडिकल फील्ड काफी अच्छा फील्ड माना जाता है और काफी अच्छा है, क्योंकि आप अगर एक डॉक्टर होते हो तो आप पूरी सोसाइटी में से बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ भी हो जाए, हेल्थ से रिलेटेड जो फील्ड है, मेडिकल फील्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी अपने लिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर बीमारी भी आती है, कोई महामारी भी आती है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई हमको मेडिकल फील्ड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप कर सकते हो, आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा है, आप मेहनत अच्छे से कर पा रहे हो, और आपको लगता है कि भाई 12th में मेरी परसेंटेज कम है लेकिन मैं निकाल लूंगा, मैं कर लूंगा, तो बिल्कुल आप करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन अगर मैं फिर से लास्ट डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि भाई आप मतलब किसी के देखने पर, दिखाने के लिए, किसी को शो ऑफ करने के लिए, या रिलेटिव्स के कहने पर, या फ्रेंड्स वगैरह के कहने पर, या मेरा फ्रेंड जा रहा है, फ्रेंड जा रही है, उसके कहने पर अगर आप नीट करने जाते हो, तो मेरा कहना है कि मत जाइए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मनी लॉस, टाइम लॉस काफी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है भाई, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट है तो बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा फील्ड है। आप अगर बात करें कि भाई ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने साइंस ले ली अब, पर वो नीट नहीं करना चाहते, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं जिन्होंने साइंस ले ली पर वो नीट नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए और कौन कौन से फील्ड है, तो उनके लिए बहुत सारे फील्ड हैं। वैसे इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने अच्छे से बताया था कि उनके लिए कौन कौन से फील्ड हैं, पर इसमें भी एक बार फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा डिटेल तो नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं शॉर्ट में। तो देखिए, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, देखिए, जो नीट का तैयारी करने जाते हैं, ये मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं जो नीट की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं, और नीट अगर नहीं निकला तो उसके बाद उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं 2-3 चीजें बताऊंगा आपको। पहले अपन देख लेते हैं कि भाई अगर नीट नहीं करना तो और क्या कर सकते हो आप। इसके अलावा आप सिंपल बीएससी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? सिंपल बीएससी कर सकते हो। बीएससी के बाद क्या कर सकते हो आप? बीएससी क्या है? ग्रेजुएशन कोर्स है। बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो। एमएससी के बाद आप नेट दे सकते हो। फिर आप प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको साइंस का टीचर बनना है तो आप बीएससी कर सकते हो, फिर बीएड कर सकते हो, फिर सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको थर्ड ग्रेड का एग्जाम देना है तो 12th के बाद में आप बीएसटीसी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना है तो आप बीएससी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, फिर उसके बाद बीएड करना पड़ेगा आपको, फिर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे सकते हो। तो ये सारी चीजें इसके अलावा है ये। हाँ, मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर आप बीएससी करें तो आप CUET का एग्जाम, ये भी एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस एग्जाम है CUET। इसमें आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में जो कॉलेज होते हैं वो मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि DU यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बाद मैं आपसे बात करूं तो JNU हो गई, ठीक है, BHU हो गई, ये सारी यूनिवर्सिटीज आपको इसमें मिलती हैं। तो CUET एग्जाम आप दीजिए, एक एंट्रेंस टेस्ट है। इसको जैसे ही आप क्वालिफाई करोगे फिर आपको बीएससी के लिए कॉलेज मिल जाएगा, और फिर आप वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहना है कि भाई सिंपल बीएससी कर सकते हो, पर सिंपल बीएससी अगर आप करें तो CUET एग्जाम देकर के करें, काफी अच्छा रहेगा। अगर नीट नहीं करना तो, उसके अलावा अगर नीट नहीं करना तो नर्सिंग कर सकते हो। नर्सिंग BSc भी होता है, वो भी कर सकते हो। और नर्सिंग गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि लड़कियों के लिए ही नर्सिंग होता है या लड़कियों को ही नर्सिंग करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉयज भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बी फार्मा कर सकते हो भाई, मेडिसिन बेचनी है, मेडिसिन बनानी है, मेडिकल खोलना है तो बी फार्मा कर सकते हो। या फिर आपके पिताजी के पास ऑलरेडी मेडिकल है और आप चाहते हो कि भाई मैं इसी बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, तो बी फार्मा कर लो, बी फार्मा कर सकते हो आप। तो ये और भी अलग फील्ड हैं किसके लिए, कि भाई जिनको नीट नहीं करना पर जिन्होंने बायोलॉजी ले लिया। अब थोड़ी अपन बात कर लेते हैं कि भाई नीट करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखें। तो मैं आपको जितना मुझे पता है, जितना मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर जितना मुझे लगता है मैं आपको बता देता हूं। मैं ठीक हूं या नहीं हूं आप सोच सकते हो या कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। देखिए, मेरा कहना आपसे यह है कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन करने जा रहे हो और आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप BSc का फॉर्म डाल दीजिए,
अगर आपको CUET से नहीं करना है, सपोज दैट आप सिंपल BSTC कर रहे हो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, तो आप सिंपल BSc का फॉर्म डाल दीजिए या प्राइवेट BSc कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हो आप। और उधर क्या करिए, आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो आराम से। इधर भी BSc में वही आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उधर भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा। नीट में बायोलॉजी में 2 आते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, आपको पता है, ठीक है। तो फिर आपका क्या होगा, सपोज दैट आपका 1 साल में नहीं हुआ सिलेक्शन, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा हो कि उसका सिलेक्शन एक बार में या फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, हम ऐसा ही चाहते हैं। पर रियलिटी आप जानते हो कि ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता है, मतलब उनको 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 4 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं किसी को। तो ऐसे तो आप क्या कर सकते हो भाई, BSc कर सकते हो प्राइवेट, BSc का फॉर्म डाल दिया, उधर आपकी नीट की प्रिपरेशन चल रही है, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इधर आपकी BSc प्राइवेट चली रही है। सपोज दैट मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी सपोज दैट ऐसा मान के चलिए कि 2 अटेम्प्ट आपने दे लिए, 2 अटेम्प्ट में आपका नंबर नहीं आया, उसके बाद आपका मन हुआ कि भाई अब मुझे नहीं करना है, या 3 अटेम्प्ट आपने दे लिए पर आपका नंबर नहीं आया, फिर आपको लगता है कि भाई अब मुझे नहीं करना है नीट, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि भाई उन 3 सालों में आपका BSc सिंपल तो कंप्लीट हो गया, बस आपको एग्जाम देने तो आना होता है, 1 साल में थोड़ा सा टाइम निकल के आ जाइए एग्जाम देने। तो भाई अगर आपने BSc का प्राइवेट फॉर्म डाल दिया, ठीक है, तो प्राइवेट फॉर्म डाल करके आप तैयारी कर ही रहे हो, वहां पर जहां पर भी आप तैयारी करने जाना चाहते हो वहां पे आप तैयारी कर ही रहे हो, तैयारी करने के साथ में या फिर आप ऑनलाइन जैसा भी आपको ठीक लगे, तो आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने के साथ साथ में बस आप BSc के एग्जाम देने आ जाओ, जब एग्जाम टाइम आए उसके बाद आप वापस तैयारी करने चले जाओ। तो अगर आपका 3rd अटेम्प्ट में भी नंबर नहीं आया, फिर आपका मन किया कि नहीं यार नीट मुझे अब नहीं करना है, अब मैं कुछ और करूंगा, तो अगर आपने सिंपल BSc का फॉर्म डाला होगा तो एक्चुअली आपके पास सिंपल BSc तो रहेगी, उसके बाद आप MSc कर सकते हो, फिर आप नेट कर सकते हो, फिर आप प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि नीट में अगर आपने 3 साल अपने दिए हैं तो नॉलेज कभी खराब नहीं जाती है, चाहे आपका सिलेक्शन हो चाहे आपका सिलेक्शन नहीं हो। जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन नीट में नहीं होता है उसकी नॉलेज बहुत होती है, और जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है उसकी नॉलेज भी बहुत होती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जिसका सिलेक्शन होता है उसकी नॉलेज कम होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, दोनों की नॉलेज बहुत होती है, क्योंकि भाई दोनों ने बहुत पढ़ा होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके पास क्या रहेगी भाई, सिंपल BSc रहेगी, तो सिंपल BSc से फिर आप आगे बढ़ सकते हो। बट अगर आपने ऐसा किया कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे हो, केवल मतलब आपने BSc का फॉर्म भी नहीं डाला, केवल आप नीट करने के लिए चले गए हो, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, 3 अटेम्प्ट में आपका नंबर नहीं आया, तो फिर आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, मतलब 12th में ही हो अभी आप, ऐसा मेरा मानना है, मैंने पहले ही कहा मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आप 12th में ही हो, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मुझे लगता है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप PMT बोलो या फिर नीट बोलते हैं अभी, तो नीट बोलो, तो नीट की प्रिपरेशन करने जाते हो तो आप सिंपल BSc का फॉर्म डाल सकते हो बच्चों, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि भाई जो आपका बोलते हैं ना कि ऑप्शन बी वो रहेगा थोड़ा सा। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स का मानना है कि भाई ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए, वो आपके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, मैं मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, और एक और एग्जाम होता है भाई, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लैब असिस्टेंट नाम सुना होगा आपने, एक लैब असिस्टेंट का भी एग्जाम होता है, हर साल तो नहीं आता है हालांकि, लेकिन जैसे 2 ईयर में या 3 ईयर में जब भी वो आता है तो आप उस एग्जाम को जरूर दें, नीट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि अगर आप उस एग्जाम को दोगे तो आपके चांस ज्यादा हैं उसमें सेलेक्ट होने के, ठीक है ना, मतलब उसको क्वालिफाई करने के, क्योंकि उसमें सारी आपकी सब्जेक्ट आते हैं, बस एक सब्जेक्ट और जुड़ जाता है GK, तो GK आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बाद में जब आपको टाइम मिले, ठीक है। उसके अलावा आप नर्सिंग BSc कर सकते हो भाई, नर्सिंग BSc भी अच्छा ऑप्शन है, लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी, अगर आपको नीट नहीं करना तो B फार्मा कर सकते हो आप, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। तो ये टोटली मैंने नीट के बारे में आपको बता दिया है कि भाई आप नीट कौन सा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या रहने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, समय बता दिया, टाइम ड्यूरेशन आपको मैंने बता दिया, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, सब चीजों को ध्यान में रख करके अब आपको डिसीजन लेना है बच्चों कि मुझे नीट करना है, मतलब आपको नीट करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन आपका ही रहने वाला है। अगर आप करते हो तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और अगर आप नहीं भी करते हो तो भी कोई बात नहीं है, अदर्स फील्ड के लिए भी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। आप BSc सिंपल करते हो तो भी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव करने जा रहे हो तो मेरी शुभकामनाएं, और सभी टीचर्स की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके कमेंट बॉक्स को मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, और जितना मेरे से हो पाता है, जितना मुझे टाइम मिल पाता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, आपके लिए क्लास लेकर के आता हूँ। इसके बाद जो क्लास आने वाली है वो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेकर के आने वाली है। देन उसके बाद जो क्लास आने वाली है, क्योंकि CA अधिकतर बच्चे कौन करते हैं, जो कॉमर्स लेके होते हैं, अधिकतर बच्चे वो CA कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ CA के लिए क्लास आएगी, देन उसके बाद में आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के लिए एक क्लास आने वाली है UPSC और RAS के लिए, ठीक है।
तो यूपीएससी और आरएएस के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हो यूपीएससी आरएएस गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह हैं, तो उनके लिए भी क्लासें आने वाली हैं। और आपने अभी तक मुझे इतना सपोर्ट किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड आपके मतलब आप मेरी क्लासों को देखते हो, आपको मेरी क्लासें जैसी भी लगती हैं, आपकी वजह से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हुए हैं 860 के समथिंग हुए हैं, वो आप सभी की वजह से हुए हैं। तो आपके लिए धन्यवाद और देखते रहिए बने रहिए कंसर्ट विद के एस सर के साथ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में अगली क्लास में, अभी के लिए धन्यवाद।